तो हेलो बच्चों, मैं हूँ विशाली मैम और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 10th की बायोलॉजी। उसमें हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट क्लास में बच्चों हमने थायरॉक्सिन हॉर्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन के बारे में देखा था, जो कि थायराइड ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। आज हम और दो हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले, जो कि टेस्टीज और ओवरीज से रिलीज होते हैं। तो लेट्स बिगिन। सो बच्चों, टेस्टीज जो है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। मेल्स में वन पेयर ऑफ टेस्टीज है, वो लोकेटेड होते हैं। ठीक है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को स्क्रॉटम कहा जाता है। तो स्क्रॉटम में वन पेयर ऑफ टेस्टीज लोकेटेड है। अब ये जो टेस्टीज होती है, वैसे उसका मेन फंक्शन अगर हम देखने जाएं तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। पर उसके अलावा पहले देखते हैं कि टेस्टीज हार्मोन कौन सा रिलीज करते हैं। तो टेस्टीज रिलीज करते हैं बच्चों टेस्टोस्टेरॉन हॉर्मोन्स इन मेल्स, क्योंकि मैंने कहा ना टेस्टीज किस में होती है, मेल्स में होती है। तो हार्मोन कौन सा रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ये हार्मोन्स जो है वो स्पर्म फॉर्मेशन दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। और ये जनरली लड़कों में, मतलब जो कि 1 to 10 years के जो बॉयज होते हैं, मतलब अराउंड 9 और 10 years के बाद ये हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होंगे। टेस्टीज जो है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में लोकेटेड है, दैट इज स्क्रॉटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टीज एक हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि टेस्टोस्टेरॉन है। ये हार्मोन कब रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, जब एक लड़के की एज 9 से 10 साल की होगी बच्चों, तब ये रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। एंड उसके बाद वो प्यूबर्टी अटेन करते हैं। प्यूबर्टी अटेन करना मतलब क्या होता है बच्चों, कि उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी बच्चों, जो लड़के होते हैं उनमें बियर्ड आती है, मुस्टैक आती है, बॉडी हेयर्स का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, उनकी आवाज़ थोड़ी सी भारी होना स्टार्ट होती है, शोल्डर्स का ब्रॉड होना होता है। तो ये सारे उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। और जो प्राइमरी कैरेक्टर है दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो जो टेस्टोस्टेरॉन है वो दो चीज़ें करता है। जो टेस्टोस्टेरॉन है बच्चों, वो दो चीज़ें मेनली करेगा। एक करता है स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। एक वो क्या करेगा, स्पर्म फॉर्मेशन करेगा, यानी वो स्पर्म बनाना स्टार्ट कर देंगे, यानी मेल गैमेट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। बट दैट डजंट मीन कि वो लोग अब सेक्सुअली इनएक्टिव हो सकते हैं या दे कैन हैव किड्स। उसका मतलब ये नहीं होता। स्पर्म फॉर्मेशन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो धीरे धीरे उनकी बॉडी में वो जो चेंजेस है वो अडेप्ट हो रहे हैं। तो अभी सिर्फ फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, वो ब्रेन से इतने मेच्योर नहीं हो जाते हैं कि दे कैन हैव किड्स। ओके। नेक्स्ट, उसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। ओके। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में देखो, ये रे बियर्ड आना, वॉइस का हैवी होना या मुस्टैक आना। ओके। सो याद रखना, टेस्टीज टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करते हैं मेल्स में। फीमेल में तो टेस्टीज होती नहीं, मेल्स में ही है। तो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करेंगे। टेस्टोस्टेरॉन दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पर्म फॉर्मेशन, सेकेंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ओके, चलो आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम ओवरीज की बात करें, तो जो ओवरीज है वो फीमेल्स में लोकेटेड है, आलमंड शेप की ओवरीज होती है। ये भी वन पेयर है। पर फीमेल्स में जो ओवरीज है दैट इज इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। मेल्स में क्या है, जो टेस्टिस थी वो बॉडी के बाहर है। फीमेल्स में जो ओवरीज है वो बॉडी के अंदर है, मतलब एब्डोमेन में है। ओके ना। ये जो ओवरीज है बच्चों, ये भी हार्मोन रिलीज करते हैं एंड इट रिलीजेस ईस्ट्रोजन इन द फीमेल्स। फीमेल्स के केस में वो क्या रिलीज करते हैं, ईस्ट्रोजन। अगेन ईस्ट्रोजन जो है बच्चों, वो भी दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो फॉर्मेशन ऑफ एग सेल, ठीक है, एग सेल के फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वो भी फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या आएगा, अगेन उनकी भी बॉडी हेयर्स का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। लड़कियों की आवाज़ थोड़ी सी पतली हो जाती है, तीखी हो जाती है। लड़कों की कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है। लड़कियों की आवाज़ थोड़ी सी तीखी हो जाती है। लड़कों के केस में बच्चों शोल्डर्स की ब्रॉडनिंग होती है, और फीमेल्स के केस में हिप रीजन की ब्रॉडनिंग होती है। क्यों, क्योंकि फीमेल्स को एक चाइल्ड बेयर करना पड़ता है, मतलब फीमेल जो होती है वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो उसकी वजह से उनका जो हिप पोर्शन होता है वो ब्रॉड होता है। और मेल्स के केस में शोल्डर्स का ब्रॉड होना स्टार्ट होता है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। प्राइमरी में जो ओवरीज है वो एग सेल रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। अगेन याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि दे कैन हैव किड्स, ठीक है। उस टाइम पे सिर्फ अभी डेवलपमेंट हुआ, अभी सब कुछ स्टार्ट हुआ है, बट मेंटली दे आर नॉट रेडी फॉर हैविंग अ किड्स।
इसीलिए तो गवर्नमेंट जो है वो एक एज डिसाइड करती है फॉर द मैरिज। फीमेल्स के केस में जो अभी प्रेजेंट एज है दैट इज 21 और मेल्स के केस में 23। ठीक है, दैट्स एन लीगल एज फॉर द मैरिज। तो क्या कि उस टाइम तक जो एक मेल और फीमेल है वो मेंटली भी उतने डेवलप होने चाहिए टू हैव किड्स। ओके, सो ओवरीज और टेस्टिस हमने इन दो के बारे में देखा बच्चों। नेक्स्ट, नाउ if it is important that hormone should be secreted in precise quantities, we need a mechanism through which it is done। मतलब ये जो हॉर्मोन्स है हमने देखा कि इसके रोल देखा, हमने ये भी देखा कि हॉर्मोन्स अगर कम रिलीज होता है, जैसे मैंने बताया था ना, थायरॉक्सिन हार्मोन अगर कम रिलीज होगा तो गॉइटर हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा तो डॉर्फिज्म हो जाएगा, ज़्यादा रिलीज होगा तो जाइजेंटिज्म हो जाएगा। तो मतलब हॉर्मोन्स ना तो कम रिलीज होने चाहिए ना तो ज़्यादा, ना तो कम ना तो ज़्यादा, इक्वल क्वांटिटी में अगर हार्मोन रिलीज होंगे तो ही हमारी बॉडी काम कर पाएगी। यानी हार्मोनल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हार्मोनल बैलेंस ऐसे इम्बैलेंस हो जाए बच्चों तो बॉडी में गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो बॉडी ऐसा कोशिश करती है कि गड़बड़ ना हो, तो उसके लिए वो एक मैकेनिज्म यूज़ करती है बच्चों, एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। देखो उस मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस मैकेनिज्म। हम इस मैकेनिज्म के बारे में अब देखेंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। फीडबैक होता है ना, मतलब जैसे सपोज अगर आपने कहीं पे भी, अगर सपोज मेरी हम बात कर लें कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ और जब मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाया उसके बाद मैंने आपका फीडबैक लिया कि भाई बच्चों आपको कैसा लगा। अगर आप सब बोलोगे कि मैम बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, समझ में आया, तो मैं इस तरह से आपको और एक्सप्लेन करूँगी और वीडियोस बनाऊंगी। लेकिन अगर मुझे आपने ऐसे रिव्यूज़ दिए कि नहीं मैम इसमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, अच्छा है, तो क्या होगा कि मैं उस सबसे चेंज करूँगी या मैं शायद वीडियोस बनाना बंद कर दूँगी। सो दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक। फीडबैक यानी कि आपने सामने वाले ने जो भी काम किया उसको आप रिव्यू करते हो, आप उसके बारे में बताते हो, तो उसको फीडबैक बोलते हैं। तो कुछ इसी तरीके का जो मैकेनिज्म है वो हमारे हॉर्मोन्स के रिलीज में भी काम में आता है, फीडबैक मैकेनिज्म। तो आओ देखते हैं कि उसमें क्या होगा। तो सबसे पहले कि हमने अगर खाना खाया, तुम बहुत शौकीन हो मीठा ज़्यादा खाने के, से फॉर एग्जाम्पल तुम्हें चॉकलेट्स बहुत पसंद है, केक्स बहुत पसंद है, रसगुल्ला बहुत पसंद है, मतलब किसी भी तरह का मीठा अगर तुम खाते हो तो तुम्हारी बॉडी में बच्चों किस चीज़ का लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का लेवल तुम्हारे ब्लड में। ठीक है, ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। अब अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए कि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा रहना चाहिए, एक फिक्स अमाउंट है कि ब्लड में इतना ही ग्लूकोज रहना चाहिए। अब तुमने मीठा ज़्यादा खाया तो उससे ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया। अब ये ग्लूकोज का लेवल डिटेक्ट कर लिया पेनक्रियाज ने। किसने डिटेक्ट कर लिया, पेनक्रियाज ने। पेनक्रियाज ने बोला अरे यार ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है। तो फिर पेनक्रियाज बोलता है ठीक है मैं करता हूँ कुछ। तो पेनक्रियाज क्या रिलीज करते हैं बच्चों, पेनक्रियाज रिलीज करते हैं इंसुलिन हार्मोन। पेनक्रियाज क्या रिलीज करेंगे, इंसुलिन हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। ये इंसुलिन हार्मोन जो है ये क्या करेगा, ब्लड से सारा ग्लूकोज लेगा, ये ब्लड से सारा ग्लूकोज लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन जाके स्टोर हो जाएगा लीवर में। ये ग्लाइकोजन जाके स्टोर हो जाएगा लीवर में। देखो समझ में आ रही क्या हो रहा है, तुम्हारा बड़ा मन था मीठा खाने का, तुमने खा ली चॉकलेट, पेस्ट्री, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, पेनक्रियाज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पेनक्रियाज ने क्या रिलीज किया, इंसुलिन हार्मोन रिलीज किया। ये इंसुलिन हार्मोन्स क्या हो गया, ग्लूकोज को, ब्लड से ग्लूकोज को लिया और किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, और वो लीवर में स्टोर हो गया। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो गया कि नहीं हो गया, लेवल बढ़ा ग्लूकोज का, इंसुलिन ने उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, लेवल कम हो गया। ओके, तो ये एक तरह का फीडबैक मैकेनिज्म हो गया कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा था तो पेनक्रियाज ने उसको कम कर दिया। मतलब एक बैलेंस मेंटेन करके रखना जरूरी है। चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं कि ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो क्या होगा। तो यू कैन सी, देखो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, बहुत सारा ग्लूकोज दिख रहा है। ये ग्लूकोज को The cells of the pancreas responds to the situation by producing more insulin। ये भी मैंने समझा दिया कि इंसुलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और इंसुलिन क्या करेगा, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। सी नाउ द इंसुलिन हैज बीन रिलीज इनसाइड द ब्लड। यहाँ पे पहले ग्लूकोज था, फिर यहाँ पे इंसुलिन भी रिलीज होना स्टार्ट हो गया। अब ये इंसुलिन देखो, ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है वो इंसुलिन है। इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन ब्लड में रिड्यूस करेगा। कैसे रिड्यूस करेगा, मैंने बताया तुम्हें, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके। ओके, और उसके बाद वो स्टोर हो जाएगा। सो एज द शुगर लेवल ऑफ द ब्लड फॉल्स द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इन द पेंक्रियास इज रिड्यूस्ड। और जैसे ही ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा ब्लड में तो इंसुलिन बोलेगा मेरा क्या काम है,
चला जाता हूँ मैं, तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो, जैसे फास्ट करते हैं, है ना, अभी तो काफ़ी सारे फास्टिंग सिचुएशन जो सीज़न है वो चालू हो जाते हैं, तो बहुत सारे फास्ट आ जाते हैं। तो फास्ट में क्या करते हैं ना, हम कुछ खाते नहीं ज़्यादा, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस टाइम पे पेनक्रियास बोलती है अरे यार ये कम भी तो नहीं होना चाहिए था, पेनक्रियास फिर से टेंशन में आ जाते हैं। तो पेनक्रियास बच्चों अब रिलीज करते हैं हार्मोन कॉल्ड एज ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, ठीक है, ये हार्मोन रिलीज करेंगे। जब ज्यादा हो गया था तो इंसुलिन रिलीज किया, अब रिलीज करेंगे ग्लूकागॉन। तो ये ग्लूकागॉन क्या करेंगे, ग्लाइकोजन को, जो लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन था बच्चों, उसको, ठीक है, उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू द ग्लूकोज, ठीक है। वो स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। उल्टा हो रहा है देखो काम। जब ग्लूकोज ज्यादा था तो इंसुलिन आ गया, इंसुलिन ने ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोजन को। अब ग्लूकोज कम है तो कौन आ गया, ग्लूकागॉन। उसने क्या किया, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं ना, इट्स अ फीडबैक मैकेनिज्म। भाई जब बॉडी में जैसी सिचुएशन है ग्लूकोज की, उसके हिसाब से पेंक्रियास को बता दिया गया है कि भाई ये सिचुएशन है, नाउ यू मैनेज। तो जब इंसुलिन बढ़ गया तो पेंक्रियास ने इंसुलिन रिलीज, ग्लूकोज बढ़ गया तो पेंक्रियास ने इंसुलिन रिलीज कर दिया। जब ग्लूकोज कम हो गया तो पेंक्रियास ने ग्लूकागोन रिलीज कर दिया। तो दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म। तो देखो यहाँ पे इंसुलिन का सिक्रीशन स्टॉप दिखा रहा है। तो बच्चों ये था फीडबैक मैकेनिज्म। एंड हम नेक्स्ट क्लास में प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू।